तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। और कांग्रेस से रिलेटेड जो भी उस टाइम जो विवाद थे, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के अलग अलग थ्योरीज मशहूर थी, तो उन थ्योरीज पे बात करेंगे कि बेसिकली कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो उससे रिलेटेड विवाद क्या था और किस किस का क्या क्या मानना था। और ये जो सीरीज़ है ये यूपीएससी में जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से पीएसआईआर लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। वो इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने स्टैटिक पोर्शन जो एडवांस बुक आप पढ़ रहे हो उनके साथ इस चीज़ को शामिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो आपको मिलेगा ना, यहाँ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो हर जगह सेम होता है। आप किसी कोचिंग में हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी दोस्त से पढ़ रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट आप यहाँ बिल्ड कर सकते हो अपना। साथ में अगर जो बच्चे नेट जीआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो भी सीयूईटी पीजी तक में भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो देखो सब जगह सेम ही होता है ना, तो सब जगह जो है आपको कॉन्सेप्ट हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट पे रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा फैक्चुअल देख लेते हैं कि ये जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत फैक्चुअल डेटा हमारे पास होना चाहिए। बेसिकली ये यूपीएससी के लिए तो ज़रूरी नहीं है फैक्चुअल डेटा, लेकिन फिर भी जिस जिस मुद्दे पर अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली कांग्रेस का अर्थ क्या है? कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। और ये जो कांग्रेस शब्द है ये कहाँ से प्रभावित है? ये यूएसए में जो कांग्रेस है ना उससे प्रभावित है। वहाँ उस कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह। ठीक है, तो बेसिकली कांग्रेस किसे कहा जाता है? कुछ लोगों के समूह को कांग्रेस कहा जाता है। और अगर थोड़ा सा और फैक्चुअल देखें तो स्थापना इसकी 1885 में हुई है, आपको पता है, मुंबई में हुई थी। और 72 लोगों ने सबसे पहले इसमें शामिल हुए थे। कई सारे लोग थे उसमें। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसके पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी जिनको बोला जाता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, कई सारे लोग थे इसमें शामिल थे। और थोड़ा और फैक्चुअल जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है ये सेशन हुआ था। कांग्रेस का जो पहला जो सेशन था जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले किरदार थे ना, वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, AO ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम करके कुछ इनका नाम है। ठीक है, तो वो थे। और तत्कालीन वायसराय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये तो एक बेसिकली फैक्चुअल डेटा है जो हमें पता होना चाहिए ना। कांग्रेस की अपन बात करने वाले हैं तो कांग्रेस का पता तो होना चाहिए ना, कब स्थापना हुई और कितने लोग शामिल थे, बेसिकली कांग्रेस का अर्थ क्या है, मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। जो इसके फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे ना वो थे WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये भी नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये हैं एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, AO ह्यूम। और ये हैं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये पिक्चर्स केवल इसलिए बनाई है ताकि आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप कर सको ना। जिन लोगों की अपन बात कर रहे हैं अगर उनकी शक्ल भी दिख जाए तो, है ना, ये तो और अच्छी बात है। इसीलिए मैंने इनकी पिक्चर भी लगा दी है। ठीक है, थोड़ा बहुत और अगर डफरिन के बारे में जानना हो तो बेसिकली मॉडर्न टाइम्स में आपको वैसे भी मॉडर्न इंडिया में पता चल ही जाएगा। गवर्नर जनरल थे ये 1884 से 1888 तक। ठीक है, भारत में। अब स्थापना से संबंधित ना दो थियोरी जो है बहुत फेमस है। एक तो सेफ्टी वॉल थ्योरी है और एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। अब देखो यार, थ्योरी में तो अपन बाद में जाएंगे, लेकिन ना एक बेसिक चीज़ आप समझो। आपने जब ये नाम पढ़ा, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये नाम सुना, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई चीज़ आनी चाहिए ना, वो ये आनी चाहिए कि यार ये शब्द ही क्यों दिया होगा। इस शब्द से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा, है ना। अब सेफ्टी वॉल से क्या क्या अर्थ निकल रहा है, भावार्थ क्या निकल रहा है कि किसी चीज़ को बचाने के लिए कोई सेफ्टी वॉल के रूप में किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो बेसिकली ये जो थ्योरी होगी वो क्या कहना चाह रही होगी, कहना क्या चाह रही होगी कि भाई कांग्रेस की जो स्थापना है ना वो तो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है। ठीक है, अभी इन डेप्थ में अपन बात करेंगे। आपको केवल भावार्थ समझा रहा हूँ मैं कि भावार्थ क्या होता है ना। कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए कई बार हमें पढ़ के भी पता लग जाता है कि यार इस चीज़ में क्या, किस चीज़ से रिलेटेड बात हो सकती है ना। और दूसरी थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर की। अब लाइटनिंग कंडक्टर से आप इतना समझो कि एक अर्थिंग का जो तार नहीं लगाते अपन घर में, तो वो क्यों लगाते हैं? एक्स्ट्रा जो मान लो कभी लाइट ज़्यादा आ जाए ना, बोलते ना कभी वोल्टेज ज़्यादा आ गए, तो वो जो एक्स्ट्रा जो है ना वो इस चीज़ को ना
ये कवर कर लेता है और ये ज़मीन में पहुंचा देता है उसको ना, छत पे भी लगाते हैं अपन कई बार। तो बेसिकली इस थ्योरी में कुछ ऐसा ही मिलेगा, जो किसी चीज़ का जो प्रेशर है, ठीक है, उस प्रेशर को जो है कंट्रोल करने के लिए और उसको न्यूट्रल कर दे उस प्रेशर को, और न्यूट्रल करके और बचा ले, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ से निकलेगा। अब थोड़ा और डेप्थ में अपन चल के बात करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको शब्दों का भावार्थ वो बता दिया कि भाई इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो है लाला लाजपत राय हैं, गरम दल के नेता थे। लाल बाल और पाल आपने नाम सुना होगा, और लाल बाल पाल में से एक जो थे वो लाला लाजपत राय थे। पंजाब वाले इलाके में आपको बताया इनका बहुत दबदबा था, किसान इनकी बहुत बात मानते थे। और आपको बताया साइमन कमीशन गो बैक के उस टाइम नारे लगे थे। उसी टाइम इनको एक जो सैंडर्स और वो आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी तो आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे उस टाइम का क्या दौर रहा था। तो लाठी चार्ज में जो है इनके सर पे ज़्यादा चोट आ गई थी, तो उस कारण इनकी जो है स्वर्गवास हो गया था इनका। और ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, नरम दल के बहुत बड़े नेता थे, गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी, और ये लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी, ठीक है। ये थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं कांग्रेस की स्थापना के बाद जो विवाद सामने आया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक की सारी बात समझ पाए हो। तो अपन पहला जो सिद्धांत है सेफ्टी वॉल थ्योरी, इसको ले लेते हैं, ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी, देखो मैं जो है यहाँ पे आपके लिए की पॉइंट्स लेके आया हूँ केवल, है ना, क्योंकि नोट्स का बड़ा भारी भरकम पुलिंदा तो सब दोस्तों के पास हो गई। मेरे को पूरा विश्वास है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में या किसी भी प्रिपरेशन में हम रखते ही हैं, मार्केट में कोई नोट्स मिला लिया है, कोई नया टीचर मिल गया लिया है, कहीं नोट्स मिल गया, किसी ने बोल दिया यार ये अच्छा है लिया है ना। पर बेसिकली आप समझोगे जब सारी चीज़ों से आप गुजरोगे तो आपको पता लगेगा सब में कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भारी भरकम पुलिंदा नहीं चाहिए होता, केवल की पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। इन्हीं की पॉइंट्स से एक आंसर जो है आंसर की भूमिका बनती है। क्योंकि आप हमेशा याद रखोगे भारी भरकम बोरा लेके कुछ नहीं होता, आप हमेशा माइंड में रखोगे 150 और 250, ठीक है। ये शब्द सीमा है हमारी यूपीएससी में, तो इससे बाहर क्या लिख लोगे यार, है ना। और इतना लिखने के लिए की पॉइंट्स बहुत होते हैं, है ना। तो ये अप्रोच आप हर सब्जेक्ट में लगाओ, और स्पेशली ऑप्शनल में तो लगाओ ही सही, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी का पहला की पॉइंट क्या है कि ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, ठीक है। अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति कैसे थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना, ये एक और लाला लाजपत राय जी बोलते हैं कि भैया लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी, लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। क्योंकि जो अंग्रेज थे ना वो भारतीय असंतोष को पहले ही भाप लेना चाहते थे, वो पहले ही भारतीय असंतोष को भाप लेना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि 1857 वाला जो रिवॉल्ट था जिसने ब्रिटिश शासन का तख्ता पलट कर दिया और डायरेक्ट क्राउन के रूल में जो है भारत के शासन को लाना पड़ा था ना, तो वो नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ असंतोष वापस उभरे देश में, है ना। तो वो यूँ कहते हैं कि लाला लाजपत राय कहते हैं कि ये भारत है, ठीक है। अब भारत के अलग अलग कोनों पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के ना विद्रोह हो रहा है, ठीक है, लोगों की डिमांड आ रही है। तो ये जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज जो है वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारा बिखरा सा जो है प्रदर्शन पूरे देश में डिमांड उठती रहे, विरोध प्रदर्शन होते रहे, ये तनाव बढ़ता रहे। वो चाहते थे कि यार ना इस सारे तनाव को ना एक मंच दे दो आप, ठीक है। एक मंच दे दोगे ना तो पूरे देश में जहाँ भी तनाव हो रहा है ना उसकी जो पृष्ठभूमि केवल एक मंच से बनती हुई नजर आएगी, तो तुरंत इनके लिए आसान होगा इस चीज़ को भांपना, इस चीज़ को कंट्रोल करना, है, इस चीज़ को दबाना, इस चीज़ के लिए इनके लिए आसान था। तो लाला लाजपत राय जी बोलते हैं कि ये कुछ नहीं थी कांग्रेस कोई संगठन कोई जनहित में नहीं था, ये तो डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि वो भारतीय असंतोष को पहले ही जान लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि 1857 वाला विद्रोह दोबारा ना हो, ठीक है। और ये सब जो लाला लाजपत राय जी बोल रहे थे उसके लिए बेस उन्होंने बनाया ह्यूम की जीवनी को। ए.ओ. ह्यूम, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करा कि आईसीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्वेंट बोला जाता था उस टाइम, जो आज आईएएस हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उन्हें आईसीएस बोला जाता था पहले। और ह्यूम जो थे, ह्यूम की जीवनी लिखी विलियम वैडरबर्न नाम के एक व्यक्ति ने। तो उस जीवनी में कुछ पत्राचार का जिक्र होता है जो किसके बीच हुआ था, ह्यूम और डफरिन के बीच चल रहा था। उस पत्राचार में बार बार एक
जिक्र आता है असंतोष, भारतीय असंतोष का जिक्र उसमें बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी जो है इसी जीवनी के आधार पर, इसी बात को आधार बनाकर सेफ्टी वॉल थ्योरी देते हैं। और वो कहते हैं कि ह्यूम जो थे ना, बार बार डफरिन को ये बोल रहे थे कि यार ये भारतीयों का ना असंतोष बढ़ता जा रहा है, भारतीयों का असंतोष बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर हमें जो है ना 1857 का विद्रोह देखने को मिल जाए किसी और शक्ल में, है ना। तो इसी चीज़ को जो है आधार बनाते हुए लाला लाजपत राय जी जो है यूँ कहते हैं कि यार ये कांग्रेस की स्थापना ना, ये तो कुछ नहीं है, डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी और ये अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। ठीक है, और इसी सिद्धांत के, अब आपको यहाँ तक ये सारा सिद्धांत समझ आया क्या होगा, इसी सिद्धांत के काउंटर में गोखले ये सिद्धांत लेके आते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। यानी पहला अपन ने पढ़ा सेफ्टी वॉल थ्योरी, अब अपन दूसरे पे आते हैं। इस पहले सिद्धांत के काउंटर में जो सिद्धांत आया वो तड़ित चालक का सिद्धांत था। काउंटर माने तो इस चीज को गलत साबित करने के लिए गोखले जी आते हैं फिर। ठीक है, तो अब लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी अपन पढ़ते हैं, तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, तो गोखले जी यूँ कहते हैं कि भैया ह्यूम का इस्तेमाल ना डफरिन ने नहीं किया, ह्यूम का इस्तेमाल तो भारतीय नेताओं ने किया था। क्योंकि आरंभिक दिनों में ना भारतीय नेता ये चाहते थे कि यार ऐसा ना हो कि अभी नया नया संगठन बना है और शुरू में ही उसको सरकारी दमन का सामना करना पड़ जाए, है ना। क्योंकि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस अपने मंचों से ब्रिटिश नीतियों का विरोध करती थी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो, है ना, जनहित में बात रखती थी, जनता के मुद्दों को रखती थी सामने। वो बात अलग है जब आप राष्ट्रीय आंदोलन के चरण पढ़ते हो, तो जो पहला चरण आता है ना, वो पहला चरण नरमपंथियों का चरण है। ठीक है, 1885 से और लगभग 1905 तक का वो दौर था, भंग आंदोलन तक। 1885 से 1905 तक का वो दौर रहा है, नरमपंथ का वो बोला जाता है। उसके बाद 1907 में सूरत की स्प्लिट होती है, आपको याद है, सूरत की फूट जिसको बोलते हैं। उसके बाद में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की उस टाइम स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक की जो कहानी थी ना, कहाँ तक की कहानी, 1885 से यानी कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक का जो दौर था वो कांग्रेस के नरमपंथियों का दौर था। और उन्हीं नरमपंथियों के एक नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोखले, और गोखले ही लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी देते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गोखले क्या कह रहे हैं, गोखले कह रहे हैं कि ह्यूम का इस्तेमाल ना डफरिन ने नहीं किया था, ह्यूम का इस्तेमाल तो भारतीय नेताओं ने किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आरंभिक दिनों में ही सरकारी दमन का सामना करना पड़ जाए कांग्रेस को। ठीक है, आरंभिक दिनों में ही हम कोई मांग उठाएं और उसको जो है उसका दमन कर दिया जाए। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझे कि आरंभिक दिनों में दमन से बचने के लिए जो है भारतीयों ने ह्यूम का इस्तेमाल किया था। और दूसरी चीज़ ये है, जो डफरिन थे ना, डफरिन वो तो कांग्रेस के आलोचक थे। वो तो यूँ कहते थे कि कांग्रेस तो जो है मुट्ठी भर लोगों का समूह है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार में डिमांड करते हैं, बेकार में हू हल्ला करते रहते हैं कि हम जो है भारतीय जनता की आवाज़ है, हम जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो डफरिन जो थे वो तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं करते थे। अब अगर डफरिन कांग्रेस को पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कैसे कहते हैं कि डफरिन के मस्तिष्क की उपज कांग्रेस थी। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गोखले कह रहे हैं, है ना। गोखले जो है वो सेफ्टी वॉल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए ये बात रख रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की जो स्थापना थी ना, उसको संकीर्ण अवधारणा के साथ नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता, क्योंकि डफरिन तो जो है वो मुट्ठी भर लोगों का समूह बोलते थे कांग्रेस को। और बेसिकली कांग्रेस थी क्या, ये गोखले ने बताया। गोखले ने कहा कि कांग्रेस जो है भारत के जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद था ना, जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद था, लोगों के मन में जो राष्ट्र की भावना जागृत हो रही थी। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या थे, है ना, PSIR के पर्सपेक्टिव से मॉडर्न टाइम्स में जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ तो उसके कारण क्या थे। जो विरोध प्रदर्शन, जो विरोध की भावना लोगों के अंदर आ रही थी ना, जो समान शत्रु और समान इतिहास की जो भावना आ रही थी, जो समान जो परिस्थितियों को महसूस कर रहे थे कि यार मैं भी दुखी हूँ, ये भी दुखी है, और इसका कारण क्या है, अंग्रेज। तो जो असंतोष उत्पन्न हो रहा था ना, उसकी संगठनात्मक अभिव्यक्ति थी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कांग्रेस के रूप में, है ना, ऐसा गोखले बोलते हैं।
ठीक है। तो कांग्रेस की और आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कई सारे क्षेत्रीय राष्ट्रवादी संगठन बनने लगे थे। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उस कांग्रेस से पहले कई सारे संगठन भारत में काम कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन सत्येंद्रनाथ बनर्जी का, ऐसे कई सारे संगठन थे। उन सबका विलय जो है कांग्रेस में हो गया। तो बेसिकली कांग्रेस से पहले भी संगठन बनने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस बन गई तो कोई बहुत बड़ा वो हो गया, कांग्रेस से पहले भी बन रहे थे, लेकिन उस टाइम पे छुट-पुट बन रहे थे और क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में बन रहे थे। हैं, तो इस सारे जो राष्ट्रवाद की भावना को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, ऐसा गोखले बोल रहे हैं, कांग्रेस के रूप में। ठीक है, जो क्षेत्रीय राष्ट्रवादी संगठन थे उन सबका विलय कांग्रेस में हो गया और एक संगठनात्मक अभिव्यक्ति हो गई भारत के उभरते हुए राष्ट्रवाद की, ऐसा गोखले बोलते हैं। ठीक है, और एक बुक है रामचंद्र गुहा की, आपने पढ़ी होगी, इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें भी वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं रामचंद्र गुहा जी, और वो यूँ कहते हैं कि जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे ना भारत में, आपको पता होगा 19th सेंचुरी जो है वो इंडियन रेनेसा का टाइम पीरियड बोला जाता है ना, भारतीय पुनर्जागरण का। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था, विवेकानंद, ठीक है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत कर रहे थे, जो ये बता रहे थे भारतीयों को, यार अपन ना किसी भी तरीके से हीन नहीं है। ठीक है, हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। ये अंग्रेज जो है श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत को जो जस्टिफाई कर रहे हैं ये लोग, अभी पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, तो कि ये कुछ नहीं है, इनका ये ढकोसला है एक तरीके का, अपन कोई हीन थोड़ी है। और दयानंद सरस्वती ने तो वेदों की और लोटों का नारा दिया। ठीक है, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह भी जो रोक थी, तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे लोग तो बोल रहे थे कि यार हमारे जो ग्रंथ है ना, हमारे ग्रंथों में तो ऐसी कुरीतियाँ है ही नहीं। ठीक है, ये तो उत्तर वैदिक कालीन जो कुरीतियाँ हैं जो धीरे धीरे समाज में आ गई। ठीक है, और उनको फिर जस्टिफाई कर दिया गया समाज के प्रभुत्व वर्ग द्वारा, है ना, तो वो आज चली आ रही, लेकिन हमारे वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि यार वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों में जो लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उस दौर में चल रहे थे ना, उसी टाइम पे एक संगठन की जो है आवश्यकता महसूस हो गई थी। तो जो रामचंद्र गुहा हैं वो अपनी बुक में इस बात का जिक्र करते हैं। और एक और मैं जो है यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ उनको, ग्रैनविल ऑस्टिन की एक बुक है, उम्मीद है PSIR वालों ने पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत जिक्र मिलता ही होगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, है ना, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, एक बुक लिखी थी इन्होंने। उसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, है ना। इन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है। ऐसा इस शब्द के पीछे इसके पीछे भावार्थ क्या था इनका? इसके पीछे भावार्थ ये था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस कुछ और नहीं है, कांग्रेस ही जो है भारतीयों की अभिव्यक्ति का एक आधार है, अभिव्यक्ति का एक संगठन है। ठीक है, और ग्रैनविल ऑस्टिन का जो ये कथन है ना वो उस सेंस में आता है जब संविधान सभा हमारी बन रही थी ना, हमारी संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, तो उसी टाइम पे आपको पता बहुत क्रिटिसिज्म उसका चल रहा था। और इवन जो इलेक्शन हुए थे 1951 में, उस टाइम पे जो लोग चुन के आए थे ना, उन पे भी क्वेश्चन मार्क उठ गया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा ही मतलब यूँ मान लो कि कांग्रेस ही हो गया है पूरा, है ना। तो बेसिकली ग्रैनविल ऑस्टिन उस टाइम बताते हैं कि यार अब अगर संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के हैं तो उसमें क्या गलत है, क्योंकि कांग्रेस वॉज इंडिया एंड इंडिया वॉज कांग्रेस। अगर किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति संविधान सभा में आएगा भी तो वो कांग्रेस के थ्रू ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एकमात्र बड़ा संगठन जो राष्ट्रीय आंदोलन में इतना योगदान देता है, जिसमें कई सारे हमारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी, पूरे एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक सुशिक्षित वर्ग, कई सारे समाज सुधारक जिन्होंने वर्ग विशेष का जो है नेतृत्व किया, आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर हीन भावना को समाप्त करने के लिए काम किया, तो वो सब लोग आएंगे कहाँ होके? कांग्रेस में होके तो आएंगे ना। तो बेसिकली कांग्रेस ऐसा नहीं था कि कुछ लोगों का समूह था या फिर पूरा भारत ही बस कांग्रेस ही था, है ना, और कोई दल तो था ही नहीं, ऐसा नहीं था। कांग्रेस की प्रमुखता इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, और कांग्रेस में सभी वर्ग शामिल थे। तो इसी को वो पॉइंट करते हुए ग्रैनविल ऑस्टिन अपनी बुक में कहते हैं कि इंडिया वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि जब गोखले जी जो है ये बोल रहे हैं ना, कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार कांग्रेस को ना आप संकीर्ण अवधारणा से मत देखो, है ना, क्योंकि डफरिन जो है वो तो कांग्रेस को विरोध करते थे और कांग्रेस जो है राष्ट्रवाद की संगठनात्मक अभिव्यक्ति थी।
ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप तड़ित चालक का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्या विवाद रहे हैं, ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हो। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस चीज़ को एक दो बार और देखना अगर आपको लगता है कहीं दिक्कत है, ठीक है। और अच्छे से समझो, उसके बाद जो भी आपकी स्टैटिक बुक है एक बार वहाँ से अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि जो बात अपन ने यहाँ की है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और तड़ित चालक के सिद्धांत में, इसमें और कुछ क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और बेसिक याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा यही होगा जो अभी बात हुई है इस चीज़ का ना, आप किसी भी स्टैटिक बुक से पढ़ो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चीज़ को देखो, आप अपनी तैयारी में शामिल करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।